हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो आज की वीडियो में हम आपकी चैप्टर 9.2 लेकर आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी 9.1 वो मैं करवा चुका हूँ। नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें अभी तक के जितने भी चैप्टर्स करा रखे हैं वो सारे अपलोडेड हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, आज के चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते। और हाँ, बहुत बच्चे पूछते हैं कि नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। भाई, नोट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वहाँ से ले लो जाकर। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। 9.2 पूंजी ढांचे के बारे में इस पे बात की गई है। 9.2 में बताया गया है कि पूंजी ढांचा क्या होता है, क्या इसकी अवधारणा है, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूंजी ढांचा होता क्या है। इसका अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। मतलब पूंजी ढांचा में दीर्घकालीन संपत्ति आती है। ठीक है, दीर्घकालीन वित्त शामिल होता है इसके विभिन्न स्रोतों के अनुपात से। मतलब कि हम दीर्घकालीन वित्त हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कितने जगह से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और कितनी कितनी रेशियो में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि हमें ये 3 जगह हैं, इन 3 जगहों से हम क्या कर सकते हैं, दीर्घकालीन वित्त प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं ये डिवेंचर हो गया, ठीक है, प्रीफरेंस शेयर हो गया, और ये कुछ मान लेते हैं। जैसे 3 चीज़ें हैं, ठीक है, इन तीनों जगह से हमें दीर्घकालीन संपत्ति मिल सकती है, वित्त मिल सकती है। इन तीनों जगहों से हम कितना कितना ले सकते हैं। जैसे यहाँ से हम मान सकते हो कि 1 लाख ले लें, यहाँ से 2 लाख ले लें, यहाँ से हमें 3 लाख मिल जाती है। ये रेशियो, इसी रेशियो को यहाँ पर कहा गया है कि हमें कहाँ से कितनी रेशियो में दीर्घकालीन वित्त मिल सकता है। उसी को हम पूंजी ढांचा कहते हैं। ठीक है, पूंजी ढांचा का मतलब हमें दीर्घकालीन वित्त कहाँ कहाँ से कितनी कितनी मात्रा में मिल जाएगी, इसी को पूंजी ढांचा कहते हैं। अगला है वित्तीय ढांचा। इसमें दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों पूंजी शामिल होते हैं। ठीक है, पूंजी ढांचा में केवल दीर्घकालीन और वित्तीय ढांचा में दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही शामिल होती हैं। अगला है पूंजीकरण। यदि वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी स्रोतों को कम कर दिया जाए तो शेष पूंजीकरण बचता है। ठीक है, पूंजीकरण का मतलब है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन इसमें दोनों ही शामिल होती हैं, लेकिन जो अल्पकालीन पूंजी होती है इसमें कम मात्रा में होती है। मतलब कि दीर्घकालीन वित्त और अल्पकालीन वित्त दोनों को शामिल करें, लेकिन उसमें अल्पकालीन वित्त की मात्रा थोड़ी कम कर दें तो वह क्या कहलाएगी, वह पूंजीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो ये पूंजी ढांचा, वित्तीय ढांचा और पूंजीकरण को मैंने बताया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बेझिझक कमेंट करो, जिससे मुझे भी पता चल सके और मैं दोबारा से समझा सकूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ऋण पूंजी समता अंश पूंजी में क्या है, लागत क्या क्या लागत होती है, कितनी लागत आती है और इनमें क्या जोखिम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लागत देख लेते हैं। ऋण पूंजी की लागत समता अंश पूंजी से कम होती है, क्योंकि यह व्यवसाय में कम जोखिम पूर्ण है। लागत के अनुसार, ठीक है, लागत के अनुसार बताया गया है कि जो ऋण पूंजी है इसमें यह इसकी लागत कम होती है समता अंश पूंजी के तुलना में। ठीक है, क्योंकि माना गया है यहाँ पर कि ऋण पूंजी जो होती है ये कम जोखिम पूर्ण होती है। ठीक है, दूसरी ओर कम जोखिम पूर्ण इसलिए होती है कि अगर कभी मान लो किसी भी फर्म को या कंपनी को, व्यवसाय को लॉस हो जाता है, तो जब भी उसका डिजुलेशन होगा, मतलब बंद होगा, तो जब भी उसमें पैसे जब लौटाने की बारी आएगी तो सबसे पहले ऋणदाताओं को लौटाया जाता है। जिसने ऋण दे रखा है उसके पैसे सबसे पहले लौटाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको कम जोखिम पूर्ण कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले जो ऋण ले रखा वो लौटाएंगे, उसके बाद जितने भी अपने शेयर होल्डर्स हैं उन सबको निपटारा करेंगे। ये तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऋण पूंजी कम जोखिम पूर्ण है। ठीक, दूसरी ओर समता अंश पूंजी पर लाभांश की दर निश्चित न होते हुए भी यह सर्वाधिक महंगी होती है, क्योंकि व्यवसाय में विनियोग अधिक जोखिमपूर्ण होता है। जो समता अंश पूंजी होती है यह एक तरीके से विनियोग होती है। विनियोग मतलब कि इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा महंगी होती है, क्योंकि उसके लिए लॉन्ग टर्म से आपको वित्त लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये महंगी होती है। अब देख लेते हैं कि इनमें जोखिम क्या क्या होता है। ऋण पूंजी व्यवसाय के लिए सर्वाधिक जोखिमपूर्ण होती है, क्योंकि ऋणदाता ब्याज व मूल राशि की वापसी न होने पर न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन समता अंशधारियों को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए इनसे कंपनी को कोई भी जोखिम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ऋण पूंजी को अधिक जोखिम बताया गया, जोखिमपूर्ण बताया गया। क्यों? क्योंकि अगर जिसने आपको उधार दे रखा है, अगर टाइम पर उसका तुमने उधार और प्लस ब्याज नहीं लौटाया तो वह न्यायालय में चला जाएगा, और न्यायालय में चला गया तो आपको वो सब लौटाना ही पड़ेगा, प्लस पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर इसको अधिक जोखिमपूर्ण बताया गया है। और जबकि जो समता अंशधारी होते हैं इनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। अगर कंपनी को लाभ होता है तो मिलेगा, नहीं होता है तो नहीं मिलेगा, इसलिए कंपनी को इनसे
समता अंशधारियों से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक, अब है अगला ऋण पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी में समानता और असमानता। सबसे पहले हम समानता देखेंगे कि ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर में क्या समानता है। कंपनी को ऋण पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करना होता है। ये दोनों समता अंश पूंजी से सस्ते होते हैं। ठीक है, जो ऋण होता है और जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर होता है, दोनों ही ये फिक्स्ड से यानी कि लॉन्ग टर्म से समता अंश पूंजी से क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही कम समय के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ऋण लोगे तो कम समय के लिए लोगे, और जो प्रेफरेंस शेयर होता है ये भी 1 साल 2 साल के लिए होता है, मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है। तो इनसे क्या होता है कि ये कम सस्ते होते हैं। ठीक है, इसलिए ये इन दोनों में क्या है, समानताएं हैं। अब देख लेते हैं इनमें असमानता क्या है। कंपनी को ऋण पूंजी पर ब्याज का भुगतान करना ही होता है, चाहे उसे लाभ हो या हानि, लेकिन पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश का भुगतान केवल पर्याप्त लाभ होने की स्थिति में किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में असमानता ये है कि अगर तुमने किसी से उधार ले रखा है, ऋण ले रखा है, तो तुम्हें अब लाभ हो चाहे हानि हो, तुमने इसका पर ब्याज का भुगतान करना ही पड़ेगा। ठीक, दूसरी तरफ जब प्रेफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी अगर किसी ने लगा रखी है, तो उसको उसका लाभांश तभी मिलेगा जब कंपनी को लाभ होगा। ठीक, तो ये इन दोनों में क्या है, असमानताएं हैं। अब है वित्तीय लीवरेज और वित्तीय जोखिम। ठीक है, वित्तीय लीवरेज क्या होता है, पेपर में 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि वित्तीय लीवरेज क्या होता है। तो वित्तीय लीवरेज का अभिप्राय पूंजी ढांचे में समता अंश पूंजी के साथ स्थायी लागत पूंजी के सम्मिलित होने से है। ठीक है, वित्तीय लीवरेज वह होता है जिसमें कि समता अंश पूंजी के साथ साथ स्थायी लागत पूंजी भी शामिल हो जाए। स्थायी लागत पूंजी क्या होती है, ऋण पूंजी और तुम्हारा ये पूर्वाधिकार अंश पूंजी। ठीक है, समता अंश पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी जहाँ शामिल हो जाए वह हमारा वित्तीय लीवरेज कहलाता है। ठीक है, अगला है वित्तीय जोखिम। इसका अभिप्राय एक व्यवसाय द्वारा स्थायी वित्तीय लागतों के भुगतान करने योग्य न होने के जोखिम से है। वित्तीय जोखिम वह स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यवसाय अपने स्थायी वित्तीय जो भी लागत होती है, इसकी किसी भी व्यवसाय का जो स्थायी वित्तीय लागत होता है उसको वह भरने की स्थिति में ना हो, उसका वह भुगतान करने की स्थिति में ना हो, वही वित्तीय जोखिम कहलाती है। ठीक है, स्थायी वित्तीय लागत क्या होती है, मैंने ऊपर ही बताया, जैसे कि ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी। तो इन दोनों का भुगतान करने की स्थिति में ना हो, वही वित्तीय जोखिम कहलाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, समता पर व्यापार क्या होता है। इसका अभिप्राय समता अंश पूंजी के आधार पर स्थायी लागत पूंजी प्राप्त करके समता अंशधारियों की आय में वृद्धि करना है। मतलब कि समता पर व्यापार वह कहलाता है जिसमें कि समता अंश पूंजी के आधार पर, मतलब कि जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल्स हैं उसके आधार पर स्थायी लागत पूंजी हमने उधार ली। ठीक है, स्थायी लागत पूंजी क्या होती है मैंने बताया, ऋण लिया, प्रेफरेंस शेयर लिए, पूर्वाधिकार अंश पूंजी लिए, और इनसे जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके आय में वृद्धि करना, उनको प्रॉफिट बढ़ा कर देना, क्या कहलाता है, समता पर व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि समता पर व्यापार के क्या है महत्व। ठीक है, क्योंकि समता पर व्यापार है तो इसका कुछ महत्व भी होगा, कुछ फायदे भी होंगे। तो इसका महत्व यह है कि यदि कंपनी को अधिक लाभ हो रहे हैं तो वह स्थायी लागत पूंजी का प्रयोग करके समता अंशधारियों की आय को बढ़ा सकती है। तो कुल मिला जुला के इसका महत्व यह है कि अगर कंपनी को लाभ हो रही है तो उसको उस लाभ के ऊपर ही क्या करती है, वो अपने ऋण ले लेती है और प्रेफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी ले लेती है, जिससे कि उसके पास पैसा आ जाता है और वो क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स की आय बढ़ा देती है, मतलब उनको ज़्यादा प्रॉफिट दे देती है। तो ये समता पर व्यापार कहलाता है और ये इसके महत्व है। अब देखते हैं कि पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रोकड़ प्रवाह स्थिति। पूंजी ढांचे का चयन करते समय सभी भावी रोकड़ स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि जब भी पूंजी ढांचे का हम चयन करते हैं तो उस समय हमें भावी रोकड़ की स्थिति देखनी चाहिए, मतलब हमारे पास धन कहाँ कहाँ से आ सकता है। ठीक है, उनका ध्यान रखना चाहिए। ब्याज आवरण अनुपात, इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि ब्याज की राशि के कितने गुना है। जितना अधिक होगा उतना ही ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता अधिक होगी। मतलब कि जो हमने ऋण ले रखे हैं उनके ब्याज का भुगतान करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है। जो ऋण का भुगतान करने के लिए हमारे पास पैसा है, अगर वो जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा
हम उतने ही ज़्यादा समय तक ऋण को ले पाएंगे, ठीक है, उनसे उनका प्रॉफिट उठा पाएंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसे हिंदी में ब्याज आवरण अनुपात कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है EBIT बटे में इंटरेस्ट। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला जो कुल अर्निंग होती है वह, और उसके बटे में इंटरेस्ट जो भी है, इससे हमारा निकल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कर दर, कर की रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। कर की दर ऋण की लागत को प्रभावित करती है। कर की दर जितनी अधिक होती है, ऋण की लागत उतनी ही कम हो जाती है। इसका कारण ऋण पूंजी पर ब्याज को कंपनी का खर्च मानकर लाभों में से घटाया जाना तथा कर की बचत करना है। कर जो होता है ऋण की लागत को प्रभावित करता है। कर की दर जितनी अधिक होती है, ऋण की लागत उतनी कम हो जाती है, ठीक है। इसका कारण ऋण की पूंजी पर ब्याज को कंपनी का खर्च मानकर लाभों में से घटाया जाता है, ठीक है। जितना भी अगर तुमने ले रखा है कर्ज, तो उसका ब्याज का भुगतान कहाँ से करोगे? जो लाभ होगा उसी में से करोगे, ठीक है। तो जितना भी कर्ज का ब्याज भुगतान करना है हमने, वो सब लाभ होगा जब, तो उस लाभ में से घटाया जाएगा, ठीक है। इसलिए कम ऋण लिया जाता है। अगला है विनियोग पर आय। एक कंपनी की विनियोग पर आय दर जितनी अधिक है, वह उतनी ही अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता रखती है। विनियोग पर आय, एक कंपनी की विनियोग पर आय दर जितनी अधिक है, वह उतनी ही अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता रखती है, ठीक है। मतलब कि कंपनी का जो विनियोग पर आय की दर जितनी अधिक होगी, इन्वेस्टमेंट से जितनी अधिक है उसकी, उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा वो ऋण का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि तुम्हारे पास अगर बहुत सारा धन है, तुम्हारी कंपनी में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रखा है, अच्छा खासा चल रहा है, तो तुम्हें कहीं से भी कितना भी ऋण मिल जाएगा, उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने को रेडी रहता है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके लिए फॉर्मूला वही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे में टोटल इन्वेस्टमेंट। इससे हमारा विनियोग पर आय यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। ये फॉर्मूला पेपर में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो इसे ध्यान रखना। अगला है ऋण की लागत। कंपनी की ऋण लेने की क्षमता ऋण की लागत पर निर्भर करती है। यदि इस पर ब्याज की दर कम हो तो अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा इसके विपरीत, ठीक है। ऋण की लागत मतलब ऋण का कैसे प्रयोग करोगे। अगर ऋण सस्ता मिल जाए तो ज़्यादा लोगे, अगर ऋण महंगा मिले तो कम लोगे, ठीक है। तो यही ऋण की लागत कहलाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर समाप्त हुआ, ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर देना, बता देना मुझे कि हाँ भैया ये दोबारा समझा दो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, और लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।